अब इस हालत में हमारे घर क्यों आई हो? हमारी मना करने के बाद भी तुम उस निकम्मे लड़के के साथ भाग गई और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और आज जब उसने तुम्हें मारपीट कर छोड़ दिया तो तुम हमसे सहारा लेने के लिए आ गई। अब तेरे लिए हमारे इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा। माँ जी, विशाल जी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? नुपुर इस घर की बेटी है। माना कि उससे गलती हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे मुंह मोड़ लें। नंद जी यहीं रहेंगी, मैं उठाऊंगी इनकी जिम्मेदारी। सिमरन की नंद 1 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, जिस वजह से नुपुर के परिवार वाले उसे अपनाना नहीं चाहते थे। पर सिमरन अपनी गर्भवती नंद का पूरा साथ देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, तेरी तो दवाई भी खत्म हो गई है और अब तक विशाल को पैसे भी नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ जी, दवाई तो नुपुर की भी खत्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो पैसे रखे उससे पहले मैं नुपुर की दवाई ले आऊँ। शर्म कर ले, कुछ और देख। तेरी भाभी तेरे लिए कितनी फिक्र करती है। वो भी गर्भवती है, उसका भी 7वां महीना चल रहा है, पर वो तेरे बारे में सोच रही है। घर में खाने के लिए पैसा नहीं है और वो अपने पैसे से तेरी दवाई लाना चाहती है। अपनी माँ की बातें सुनकर नुपुर को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब वो दवाई लेकर अपने भाभी के साथ घर आ रही होती है तो उसकी नजर मोमोज वाले पर पड़ती है और वो देख नुपुर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप तो जानती ही हैं, मेरा ससुराल शहर में था। मैंने वहाँ अपने पति के साथ एक बार मोमोज पानी पूरी खाई थी। उसका स्वाद बहुत अच्छा था। मैंने तो घर में ट्राई भी किया था, घर में सबको बहुत पसंद भी आया था। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पर पता नहीं अचानक आनंद जी को क्या हुआ। वो नशा करने लगे और मुझ पर हाथ उठाने लगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। और रही घर वालों की बात, तो बहुत जल्दी वो तुम्हें भी अपना लेंगे। पर भाभी, सारी जिंदगी में आप लोगों के साथ तो नहीं बच सकती ना। माँ सही तो कहती हैं, आप मेरे लिए इतना कर रही हो। मुझे अब खुद कुछ करना चाहिए ताकि कल को मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो किसी के भरोसे ना पले। और मुझे खाना बहुत अच्छा आता है बनाना, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना गांव में मैं अपना खुद का मोमोज पानी पूरी का ठेला लगाऊं। गांव में किसी को नहीं पता इस डिश के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरा काम अच्छा चलेगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। सिमरन हर कदम कदम पर अपनी नंद का साथ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन अपना एक गुल्लक तोड़कर कुछ पैसे जमा करती है और नंद से कहती है, नुपुर, मेरे पास ये 2000 रुपए हैं। अगर इससे हमारा खुद का मोमोज पानीपुरी का बिजनेस चालू हो सकता है तो चलो हम आज से ही काम पर लग जाते हैं। हाँ भाभी, क्यों नहीं, पर इसके लिए कुछ पैसे और चाहिए और वो मेरे पास हैं। नुपुर अपने गले का मंगलसूत्र बेचकर पैसों का इंतजाम करती है और अगले ही दिन अपनी भाभी के साथ मोमोज पानी पूरी का ठेला खोलती है। और गांव में कुछ नया डिश देख कुछ लोग उनके ठेले पर आते हैं। अरे दीदी, क्या बना रही हो तुम? आज से पहले तो हमने अपने गांव में ऐसी मोमोज पानी पूरी डिश कभी नहीं खाई। नहीं खाई तो अब खाकर देखो। ये मेरी नंद की स्पेशल डिश है जिसमें हम मोमोज को गोलगप्पे के पानी से भर देते हैं, जिससे एक अलग स्वाद आता है। इस तरह सिमरन और नुपुर मोमोज को गोलगप्पे के पानी से भर देती हैं, ग्राहकों को खाने के लिए देती हैं। ग्राहकों को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो खाने की काफी तारीफ करते हैं। सच में दीदी, मजा आ गया ये मोमोज पानी पूरी खाकर। शुक्रिया, हमारे इस मोमोज पानी पूरी के बारे में और लोगों को भी बताना। आज क्योंकि पहला दिन था इसलिए नुपुर और सिमरन की ज्यादा कमाई नहीं होती, पर अपनी बहन और बीबी को इतनी मेहनत करता देख विशाल का दिल पिघलने लगता है। माँ देखो, हमारी नुपुर कितनी मेहनत कर रही है। शादी से पहले तो उसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर जिंदगी ने उसे कितना सब कुछ सिखा दिया। हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी को डांट तो लेती हूँ, पर वो मेरी बेटी है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। बस मेरी बेटी जो काम कर रही है उस काम में उसकी तरक्की हो। माँ जी, अगर आप नंद जी को दुख में नहीं देख सकती तो उन्हें माफ कर दीजिए ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बहू तो ठीक कह रही है। नुपुर, इधर आ मेरी बच्ची, गले लग। मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे नाराज रही, पर अब हम भी तुझे माफ करते हैं। और मैंने भी। अब तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। इस तरह सुमित्रा और विशाल नुपुर को माफ कर देते हैं और अपना लेते हैं। अगले दिन फिर से दोनों नंद भाभी अपना मोमोज पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार में बेचने जाती हैं और इस बार उनकी कमाई पहले से भी ज्यादा होती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। पर तभी एक दिन आनंद नशे की हालत में नुपुर के ठेले पर आता है और नुपुर पर हाथ उठाने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बिना बताए घर छोड़कर यहाँ आ गई, और मैंने जो तुझे मंगलसूत्र दिया था वो कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि तू मेरा दिया हुआ मंगलसूत्र बेचकर खा गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नंद पर हाथ उठाने की? और रही मंगलसूत्र की बात, तो क्यों पहने वो आपके नाम का मंगलसूत्र? तूने पहले ही मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी है और यहाँ उसका काम खराब करने के लिए आया है। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ।
विशाल पुलिस को बुलाकर आनंद को जेल भिजवा देता है। इसी तरह दोनों प्रेग्नेंट नंद भाभी दिन रात मेहनत करती हैं। ऐसे ही एक दिन नुपुर और सिमरन के ठेले पर ग्राहकों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि सब आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बेटा, जो बाद में आया है तुम उसको पहले दिए जा रही हो। हम यहाँ पिछले 1 घंटे से खड़े और हमारी बारी ही नहीं आ रही है। माफ करना आंटी, पर मुझे पता नहीं चल पा रहा कौन पहले आया है और कौन बाद में। अगर आप सब एक कतार में खड़ी हो जाएंगे तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आप सबको भी समय पर आपका ऑर्डर मिल जाएगा। नुपुर और सिमरन के विनती करने पर सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक लाइन नुपुर की तरफ होती है तो एक लाइन सिमरन की तरफ होती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी नुपुर और सिमरन के ठेले के पास आकर रुकती है। तो तुम हो नुपुर और सिमरन, तुम दोनों गर्भवती नंद भाभी, आखिर ऐसा क्या बेच रही हो जो पूरे गांव में फेमस हो गया है? अब लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आते, एक बार मुझे अपना यह मोमोज पानी पूरी खिलाकर तो दिखाओ, जरा मैं भी तो खाऊं तुम्हारी फेमस मोमोज पानी पूरी। हाँ साहब, क्यों नहीं। इतना बोलकर जल्दी से नुपुर और सिमरन मोतीलाल को अपने फेमस मोमोज पानी पूरी खिलाती है, जिसे खाकर मोतीलाल हैरान रह जाता है और दोनों गर्भवती नंद भाभी से कहता है, अरे वाह, तुम्हारी ये डिश तो सच में बहुत अच्छी है। मुझे तुम्हारी ही जैसी एक शेफ की जरूरत है। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगी? माफ करना मालिक, पर हम दोनों ही नंद भाभी गर्भवती हैं। हम आपके रेस्टोरेंट में काम नहीं कर पाएंगे अपना काम छोड़कर। पर हाँ, अगर आपको भी अपने रेस्टोरेंट का मोमोज पानी पूरी स्पेशल डिश के तौर पर रखना है तो हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। आप जब चाहें यहाँ से आकर अपना ऑर्डर ले जा सकते हैं। आप हमें जितना ऑर्डर देंगे हम उतना आपका मोमोज पानी पूरी बनाकर रख देंगे। वैसे ये डील भी बुरी नहीं है, मुझे मंजूर है। मोतीलाल खुश होकर उन्हें अपना ऑर्डर दे देता है, जिस वजह से अब दोनों नंद भाभी न सिर्फ अपने ग्राहकों को संभालती हैं बल्कि मोतीलाल जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक के साथ भी हाथ मिला लेती हैं और उनका ऑर्डर पूरा करती हैं। ऐसे ही एक दिन जब मोतीलाल अपना ऑर्डर लेने के लिए दोनों नंद भाभी के ठेले पर आता है तो वो देखता है कि आनंद उनके ठेले को तोड़ रहा है। अगर आज तुम मेरे साथ वापस नहीं गई तो जैसे मैंने तेरा ठेला तोड़ा है वैसे ही तुझे भी तोड़ दूंगा। ये क्या हो रहा है? कौन है ये बदतमीज आदमी? साहब, ये मेरी बेटी का नशेड़ी पति है जो मेरी बेटी को हर समय मारता पीटता है। इसी आदमी की वजह से मेरी बेटी शहर से भागकर यहाँ आई और अपना काम शुरू किया। और आज जब मेरी बेटी तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच गई है तो ये मेरी बेटी को ले जाने के लिए आया ताकि घर की 4 दीवारियों में कैद कर सके। अगर ऐसी बात है तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बड़ा भाई एडवोकेट है, मैं इसके ऊपर केस करूंगा, आप सब फिक्र मत करिए। मोतीलाल की बातें सुनकर आनंद वहां से भाग जाता है, पर मोतीलाल अपने भाई से मिलकर आनंद के खिलाफ केस दर्ज करवाता है और साथ ही साथ नुपुर का डिवोर्स भी करवाता है। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और अब नुपुर और सिमरन अपने परिवार के साथ गांव में अपनी 3-4 छोटी छोटी मोमोज पानी पूरी की दुकान खोल लेती हैं। एक दुकान नंद संभालती है कुछ वर्कर के साथ, तो दूसरी भाभी दूसरे वर्कर के साथ, और बाकी दुकान विशाल देखता है। और इसी तरह दोनों नंद भाभी मेहनत करती हैं और मोमोज पानी पूरी बेचकर इतनी सफल हो जाती हैं कि अपना घर बड़ा कर लेती हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं और परिवार के साथ हंसी खुशी रहती हैं। सूरज, लास्ट मीटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ रह गई थी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि इस बार मीटिंग में कोई गड़बड़ ना हो। इस चीज का खास ख्याल रखना। ठीक है मैडम, मैं ख्याल रखूंगा। चलो ठीक है, मैं दूसरी मीटिंग के लिए निकल रही हूँ। जरा ड्राइवर को कह दो कि गाड़ी निकाल देगा। निहारिका के इतना कहते ही सूरज ड्राइवर को फोन कर देता है, जिसके बाद ड्राइवर कंपनी के सामने ही गाड़ी निकाल कर ले आता है। जैसे ही निहारिका अपनी गाड़ी में बैठने लगती है उसकी नजर ड्राइवर के ऊपर पड़ती है। ड्राइवर चेंज हो चुका था। अरे तुम कौन हो? बाबूराम कहाँ गए? जी, वो मेरे पिताजी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें गाड़ी तो अच्छे से चलानी आती है ना, और तुम्हारे पास लाइसेंस है? जी मैडम, मेरे पास लाइसेंस भी है और मुझे गाड़ी भी अच्छे से चलानी आती है। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे जहाँ कहोगी मैं आपको वहीं पर छोड़ दूंगा। संजय ड्राइविंग करता है और निहारिका गाड़ी में बैठी हुई शीशे में उसका चेहरा देख रही होती है। ये लड़का तो बहुत समझदार लग रहा है और थोड़ा सा परेशान भी है। शायद फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। मन में ऐसा सोचने के बाद निहारिका संजय से कहती है, सुनो संजय, अगर तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। तुम्हारे पिताजी कई साल से हमारे पास ड्राइवर की नौकरी करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आई होप कि तुम भी उनकी तरह ही हो। ये सुनने के बाद संजय हल्की सी स्माइल करता है। इसी के चलते अब निहारिका रोजाना संजय को देखती है। संजय बहुत स्मार्ट और सुंदर भी था। धीरे धीरे उसे संजय पसंद आने लगा था। वो उसे ड्राइविंग के समय बातें करती रहती है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। भैया भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी
कुछ समय पहले चल बसे, और मैं हूँ और मेरी एक बहन भी है। इसका मतलब घर में सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है? हाँ, मेरे ऊपर ही है मैडम। मेरा परिवार है, उन्हें मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। संजय की यह बात सुनकर निहारिका उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। अब वो अपने दिल की बात बोलने के लिए मौका ढूंढ रही थी और एक दिन अचानक से वो संजय को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। अरे मैडम, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मेरी कहाँ हैसियत है इस बड़े से रेस्टोरेंट में बैठने की। कैसी बात कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो यहाँ पर बैठो। निहारिका उसे खुद सीट निकाल कर देती है। संजय बैठ जाता है। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी होती है। तभी निहारिका बहुत प्यार से संजय से कहती है, बचपन से मैं अनाथ हूँ और मैंने इस बिजनेस को अकेले ही संभाला है। ये मेरे पिताजी का बिजनेस था जो मेरे 18 साल की उम्र तक मेरे चाचा ने संभाला और अब मैं संभाल रही हूँ। इन दिनों जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ, मुझे तुमसे एक अलग सा लगाव होने लगा है। मैं तुम्हें अंदर ही अंदर पसंद करने लगी हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आप ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप कहाँ और मैं कहाँ? आप मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे एक परिवार और एक सच्चा प्यार करने वाला चाहिए, जो कि तुम हो। अच्छे दिल के हो, तुम्हारे पास परिवार है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है मैडम, आपको कौन पसंद नहीं करेगा। कितनी खूबसूरत हो आप और समझदार भी हो, इसी के चलते आपका दिल भी बहुत अच्छा है। जब सब कुछ ठीक है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी के बाद मैं आपको वो सब नहीं दे पाऊंगा जो सब कुछ आपके पास अभी है, और मैं आपके साथ आपके अमीर घर में भी नहीं रह पाऊंगा। ये मेरा जमीर गवाही नहीं देगा। क्या आप मेरे गरीब परिवार के साथ मिलकर रह पाओगी? हाँ, मैं रह लूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। निहारिका और संजय दोनों ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद संजय निहारिका को अपने साथ अपने गरीब घर लेकर आता है, जहाँ उसकी विधवा भाभी अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। बोलो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मत देखो, संजय चाचा आ गए। सुरभि ये सुनते ही दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ संजय के साथ निहारिका भी होती है। अरे, आपके साथ ये कौन आई है? भाभी, दरअसल बात ये है कि। नमस्ते दीदी, मैं आपकी देवरानी हूँ। निहारिका इतना कहते ही सुरभि के पैर छूती है। तभी उसके सामने शकुंतला भी आती है। वो शकुंतला को पहचान लेती है और उसके भी पैर छू लेती है। नमस्ते माँ जी। बेटा, ये लड़की कौन है? संजय अपने परिवार को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर सब हैरान थे, पर कोई कुछ नहीं कह पाता। यहीं शकुंतला भी प्यार और प्रेम के साथ अपनी अमीर बहू को स्वीकार कर लेती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। पहले हम तुम्हारी आरती उतार लेते हैं। सुरभि आरती की थाली लेकर उसकी आरती करती है और निहारिका का अच्छे से गृह प्रवेश करती है। सुरभि, जाओ चाय नाश्ता बनाकर लाओ। सुरभि रसोई में जाती है तो वो चाय बनाने लगती है, लेकिन दूध और चाय पत्ती खत्म होती हैं। वो आराम से संजय के कान में दूध और चाय पत्ती लाने के लिए कहती है। संजय, दुकान से जरा दूध और चाय पत्ती लेकर आना। अभी लेकर आता हूँ भाभी। संजय के दूध और चाय पत्ती लाने के बाद ही चाय बनती है, जिसके बाद अब बातें करते करते रात होने लगती है और रात के खाने की बारी आती है। देवरानी जी, आपको क्या पसंद है? आप क्या खाना चाहोगी? जेठानी जी, आप जो बनाना चाहोगी मैं खा लूंगी। माँ, आज आप कुछ अच्छा बना दो ना। बेटा, तुम घर के हालात जानते हो ना, फिर भी मैं आज दाल चावल बना दूंगी। माँ, रोजाना दाल चावल ही तो खाते हैं। दीदी, कोई बात नहीं, आज हम दोबारा दाल चावल खा लेंगे। आज मैं तुम्हारे लिए सब्जी ला दूंगी पड़ोस की काकी से। घर में राशन खत्म हो रहा था, जिसके चलते सबको रोजाना ही दाल चावल बनाने पड़ रहे थे। दरअसल राशन खत्म हो रहा है ना, और अभी राशन के आने की तारीख में समय है। बस इसीलिए जितना है उसी में गुजारा कर रहे हैं बहू। निहारिका जब अपने गरीब ससुराल के हालात देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसने इतनी गरीबी तो कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। रोजाना कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। कुछ दिन बाद राशन की तारीख आ जाती है। घर में सुरभि कपड़े धो रही होती है, प्रियांशी पढ़ाई कर रही होती है, जिसके चलते शकुंतला अपनी बहू निहारिका से कहती है, बहू, तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जब तक तुम्हारी जेठानी घर में काम कर रही है तब तक हम राशन लेकर आते हैं। जी माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सारा दिन बैठी ही रहती हूँ, मैं आपके साथ राशन ले आऊंगी। निहारिका ऐसा कहकर अपनी सास के साथ राशन लेने जाती है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है और बहुत ही गर्मी भी होती है। माँ जी, ये तो बहुत लंबी लाइन है, चलो हम बाद में आ जाएंगे। अरे बहू, अगर हम चले गए तो हमारा नंबर नहीं आएगा, और ये तो थोड़ी छोटी लाइन है, वरना तो अक्सर इससे ज्यादा ही बड़ी लाइन होती है। चलो मेरे साथ लाइन में लग जाओ। दोनों सास बहू लाइन में लगी होती हैं। निहारिका को बहुत तेज गर्मी लग रही थी और भीड़ में सभी इधर उधर धक्का दे रहे थे। अरे अरे, धक्का क्यों दे रहे हो? देख रहे हो ना, हमारे सामने भी लाइन में लोग लगे हुए हैं। अरे ओ, कहाँ से आई है तू? पता नहीं है क्या भीड़ में
कैसे लगा जाता है? और यहाँ धक्का बक्का तो लगता ही रहता है। पहली बार राशन लेने आई है क्या? अरे बहन, क्यों चिल्ला रही हो? हम शांति से लगे हैं ना, तुम भी शांति से लगी रहो। बहू, यहाँ की औरतों के मुंह मत लगना। तुम्हारी सोसाइटी में और यहाँ की सोसाइटी में बहुत फर्क है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही ज्यादा फर्क है। पूरे 4 घंटे में मरते हुए गर्मी से आखिर में निहारिका और शकुंतला का नंबर आता है। उन्हें अनाज और चावल बोरी में भरकर देते हैं, वो भी ज्यादा खास नहीं होते। चलो, आखिरकार राशन तो मिला। लेकिन माँ जी, ये तो गेहूं है, आटा तो है ही नहीं, रोटी कैसे बनेगी? पहले हम इसे साफ करेंगे, धोकर छत पर सुखाएंगे, उसके बाद इसे चक्की पर पीसने के लिए डाल देंगे, फिर जाकर हम अपने घर में रोटी खाएंगे। यह सुनकर निहारिका हैरान थी। अब अगले दिन ही वो अपनी जेठानी और सास को अनाज को फटकारते हुए देखती है। पूरे 2 से 3 दिन बाद गेहूं पीसकर जब घर में आता है तब जाकर रोटी बनती है, तब जाकर सब खाना खाते हैं। एक रात निहारिका अपने मन ही मन में सोच रही होती है, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही यहाँ गरीबी है। इन लोगों के तो रोटी के भी लाले पड़े हैं। घर में लोग इतने सारे हैं और कमाने वाला एक। ये बेचारे तो सरकारी राशन पर ही डिपेंड हैं। कुछ दिन बाद जब सरकारी राशन दोबारा खत्म हो जाता है तो घर में फिर से खाने की परेशानी हो जाती है, जिसके चलते निहारिका अपनी सास और जेठानी से कहती है, मैंने आप दोनों के लिए कुछ सरप्राइज सोचा है। इस सरप्राइज के लिए मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी। निहारिका अपनी सास और जेठानी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उन्हें अपने साथ एक बहुत बड़े मॉल में लेकर आती है, जहां पर बहुत बड़ा बिग बाजार होता है। निहारिका, हमारी आंखों से पट्टी खोलो। बहू, तुम हमें कहाँ लेकर आई हो? निहारिका पट्टी खोल देती है, जिसके बाद उसकी जेठानी और सास दोनों हैरान हो जाती हैं। ये तो हमारी औकात से बाहर है बहू, तुम हमें यहाँ क्यों ले आई? यही तो सरप्राइज था माँ जी। निहारिका बड़े से बिग बाजार के अंदर ले जाकर अपनी सास और जेठानी को बहुत सारा राशन खरीदवाती है, जो वो अपने गरीब ससुराल लेकर आती है। माँ जी, अब हमें और परेशानियाँ देखनी नहीं पड़ेंगी। मैं घर बैठे काम करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। इसी के चलते सुरभि लैपटॉप से घर बैठे ही ऑनलाइन वर्क करना शुरू करती है और पैसे कमाती है, जिसके चलते घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब हर महीने गरीब परिवार का राशन अमीर बहू बड़े से मॉल से खरीद कर लाती है। इसी के चलते अब वो खुशी खुशी रहने लगती है।